सो है एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइस, आप लोगों के लिए एसएससी सीएचएसएल का टॉप 50 जीके जीएस का क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि गाइस, ये एसएससी सीएचएसएल का जीके जीएस का क्वेश्चन है गाइस। तो आप सभी ये कोशिश जरूर करिएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। और जो क्वेश्चन आपको लगे कि आपसे नहीं हो रहा है, प्लीज उसका नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो नोट होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नोट बनाइए गाइस और रिवीजन करिए, ये सबसे बड़ी चीज होती है किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। तैयारी तो सब करते हैं और नोट भी बहुत लोग बनाते हैं, बट उसका रिवीजन नहीं करते। तो गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। चीजों को देखिए, समझिए, नोट बनाइए एंड रिवीजन करिए। मैं यही चीज कहूंगी कि मेरा ये जो 50 क्वेश्चन है गाइस, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, जो आप इसमें अपना लेवल भी चेक कर पाएंगे कि आपका लेवल है, जो आपके प्रिपरेशन का लेवल है, वो कहाँ तक है। ठीक है, तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है, किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है। तो बताइए कि इसमें आपसे ये कह रहे हैं कि हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है, उसमें से मतलब ऐसी कौन सी ऊर्जा है जो सबसे कम वायु प्रदूषण वाला होता है। तो ऑप्शन ए तापीय ऊर्जा, ऑप्शन बी नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा, या ऑप्शन डी जलीय ऊर्जा। सो गाइस, इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सौर ऊर्जा जो है, वो हमारा ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है, क्योंकि जो सौर ऊर्जा होता है वो है धूप से हमें प्राप्त होता है। सौर ऊर्जा जिसमें जो सोलर वगैरह होता है, जो हम लगाते हैं, तो हमें वो धूप से उसका ये पास होता है, ऊर्जा पास होता है। तो गाइस, जो इससे होता है, इससे वायु प्रदूषण नहीं होता है गाइस। इनफैक्ट बहुत कम वायु प्रदूषण होता है, तो इसीलिए जो है सौर ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि मुंडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। ठीक है, तो बताइए मुंडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। तो ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, या ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। सो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जो झारखंड में जो है वो मुंडा जनजाति पाई जाती है, और इसका जो है सबसे प्रमुख जो व्यक्ति थे, जो सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति थे, वो थे बिरसा मुंडा। ठीक है, तो ये जो है सबसे ज्यादा झारखंड में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि प्याज में खाने योग्य जो भाग है वो क्या कहलाता है। तो ऑप्शन ए तना, ऑप्शन बी पत्ती, ऑप्शन सी जड़, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। प्याज में जो खाने योग्य भाग कहलाता है वो हमारा तना। ठीक है, तो तना जो है वो कहलाता है। और गाइस, ये तना जड़ वाला जो रिलेटेड प्रश्न होता है, इससे एक दो प्रश्न आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको ये देखने को मिलेंगे ही गाइस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं हमसे, किस जानवर की चर्चा जो है वो ऋग्वेद में नहीं की गई है। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बताइए कि किस जानवर की चर्चा जो है वो ऋग्वेद में नहीं की गई। तो ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी बाघ, या ऑप्शन डी घोड़ा। तो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जो बाघ की चर्चा है वो ऋग्वेद में नहीं की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो किस प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो कोणार्क सूर्य मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी असम, या ऑप्शन डी उड़ीसा। तो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि वायु में कौन सी गैस की मात्रा जो है वो अधिक होती है। ठीक है, तो जो हवा जो चलती है उसमें कौन सी गैस की मात्रा अधिक होती है। तो ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, या ऑप्शन डी नाइट्रोजन। सो गाइस, वायु में सबसे ज्यादा जो है वो नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, और जो नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है वो कितना पाई जाती है, तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। 78.8 है, ये नाइट्रोजन की मात्रा जो है वो पाई जाती है वायु में। ठीक है, उसके बाद अगर नाइट्रोजन की बात अगर करें, तो उसके बाद जो पाया जाता है वो हमारा पाया जाता है ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन पाया जाता है 20.9, 20.95 या 94 ऐसे ही रहता है गाइस। ये आंकड़ा थोड़ा ऊपर नीचे रहता है।
और फिर इसके बाद जो ऑक्सीजन के बाद जो पाई जाती है वो आर्गन, और फिर आर्गन के बाद हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से याद रखिएगा। इस हिसाब से नाइट्रोजन जो है, जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, वो हमारा नाइट्रोजन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कलकत्ता में मदरसा की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी। तो कलकत्ता मदरसा में स्थापना जो की गई थी वो किसके द्वारा। तो ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी डलहौजी, ऑप्शन सी वॉरेन कार्नावालिस, या ऑप्शन डी वॉरेन हेस्टिंग्स। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। वॉरेन हेस्टिंग जो है वो कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। और अगर पूछे कि कब की थी, तो ये भी याद रखिएगा, ये जो मदरसा की स्थापना की थी वो 1781 ईस्वी में इस मदरसा का स्थापना हुआ था, 1781। ठीक है, ये याद रखिएगा। और जो इस मदरसे में पढ़ाया जाता था वो फारसी, अरबी और मुस्लिम जो कानून होता था वो पढ़ाया जाता था। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। इस क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो ऑप्शन ए तापमान की, ऑप्शन बी दूरी की, ऑप्शन सी समय की, या ऑप्शन डी बल की। तो guys, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जो प्रकाश वर्ष है वो दूरी की इकाई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। इस क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि समुद्र की गहराई जो है वो निम्न में से किससे मापी जाती है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनफैक्ट बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है गाइस। तो बताइए कि जो समुद्र की गहराई है वो किससे नापी जाती है। तो ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर से, ऑप्शन बी थर्मामीटर से, ऑप्शन सी फेदोमीटर से, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस थर्मामीटर से तो हमारा जो है ये टेम्परेचर मापा जाता है कि कितना टेम्परेचर है। अगर बात करें हाइड्रोमीटर की गाइस, किसी भी पदार्थ का जो घनत्व होता है वो हाइड्रोमीटर से मापा जाता है, और समुद्र की गहराई जो है वो फेदोमीटर से मापा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, फेदोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि जब चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच आ जाता है तब क्या होता है। ऑप्शन ए सूर्य ग्रहण, ऑप्शन बी चंद्र ग्रहण, ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा है कि जो चंद्रमा है यानी कि जो मून है, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। जो मून है वो क्या करता है, जो मून है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो सूर्य और पृथ्वी को यानी सन के बीच और जो अर्थ के बीच है वो हमारा क्या आ जाता है, मून आ जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है वो कौन सा ग्रहण लगेगा। तो इसमें जो लगेगा वो हमारा लगेगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, जब जो है सन और अर्थ के बीच में जो मून आ जाएगा तो हमारा सूर्य ग्रहण लगेगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि नर्मदा नदी का अधिकांश भाग जो है वो भारत के किस राज्य में बहता है। ठीक है, तो नर्मदा नदी का अधिकांश भाग किस राज्य में बहता है। तो ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, या ऑप्शन डी बिहार। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, अधिकांश भाग, तो ये हमारा बहता है मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा गाइस। और यहाँ पे आप एक पॉइंट ये भी नोट करिएगा कि जो मध्य प्रदेश राज्य की जो है वो सबसे बड़ी नदी जो है वो नर्मदा नदी है। ये भी याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि जो मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा भी नर्मदा नदी को कहा जाता है। ये भी याद, यानी कि मध्य प्रदेश और गुजरात की जो जीवन रेखा है वो नर्मदा नदी है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि कलिंग पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन ए चिकित्सा, ऑप्शन बी खेल, ऑप्शन सी विज्ञान, या ऑप्शन डी साहित्य। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जो विज्ञान के क्षेत्र में है वो हमें कलिंग पुरस्कार मिलता है, विज्ञान के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कह रहा है जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर जो है वो किसकी परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, तो जंग लगाने के जो जिससे जंग लग जाता है उससे बचने के लिए लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है। तो ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी आयरन, या ऑप्शन डी चिली। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। लोहे को जंग से बचाने के लिए जो लोहे के ऊपर है वो जिंक की परत चढ़ाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। इस क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। तो ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री,
ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष या ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय जो है वो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। इस क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए जो है वो प्रायः किस पदार्थ के छड़ का जो है उपयोग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए पीतल, ऑप्शन बी नरम लोहा, ऑप्शन सी इस्पात या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए जो प्रायः नरम लोहे का उपयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, नरम लोहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। इस क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि फूलों की घाटी जो है वो किस राज्य में है। तो ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी उत्तराखंड या ऑप्शन डी हिमाचल। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फूलों की घाटी जो है वो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और इसको ये याद रखिएगा कि जो ये है यूनेस्को के द्वारा जो है विश्व धरोहर जो है इसको स्थल प्राप्त हुआ है। और ये कब हुआ था, तो ये 1982 में इसको विश्व धरोहर स्थल प्राप्त हुआ था, फूलों की घाटी को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारत के प्रथम नागरिक जो थे वो कौन थे। ऑप्शन ए अमर्त्य सेन, ऑप्शन बी एस चंद्रशेखर, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर या ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति जो थे वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। और इन्हें जो मिला था वो कब मिला था, वो नोबेल पुरस्कार 1913 में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। गाइस क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि मौर्य काल के किस शासक को भारत के मुक्तिदाता की संज्ञा दी गई थी। ठीक है, तो भारत के मुक्तिदाता की संज्ञा किसके दी गई थी। ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी दशरथ, ऑप्शन सी अशोक या ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य को जो है वो मौर्य काल में जो शासक को मुक्तिदाता की संज्ञा दी गई थी वो चंद्रगुप्त मौर्य को दी गई थी। और मौर्य काल के जो शासन के थे 137 ईयर्स, 137 ईयर्स। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि किस विटामिन की कमी से खून का थक्का जो है वो नहीं जमता है। तो ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन डी या ऑप्शन डी विटामिन सी। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जो विटामिन के की कमी होती है इससे रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। तो इस विटामिन के का एक्चुअल में काम क्या होता है, यह लीवर को जो है प्रोटीन में बनाने में जो है वो मदद करता है, जो आपके रक्त को सामान्य रूप से जो है वो जमने देता है। ठीक है, जिससे कि अत्यधिक आपका जो रक्त स्राव होता है जब कहीं कट जाता है, तो उससे जब कटने की वजह से बहुत सारा जो है वो रक्त स्राव होता है, यानी कि रक्त बहुत सारा बहता है। तो उसमें जो जिसका बहुत सारा बहता है उसे विटामिन के की कमी होती है। और जिसका मतलब कुछ टाइम बहने के बाद फिर वो रुक जाता है, तो वो विटामिन के की वजह से ही जो होता है वो रुक जाता है। तो जिसके अंदर विटामिन के की कमी होगी वो उसका जो रक्त स्राव है वो बहुत टाइम तक वो बहता रहता है। ठीक है, तो इस वजह से जो विटामिन के कारण है वो खून का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। इस क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो कब हुआ था। ऑप्शन ए 1563 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 1565 ईसा पूर्व या ऑप्शन सी 654 ईसा पूर्व या ऑप्शन डी 568 ईसा पूर्व। तो गाइस गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 1563 ईसा पूर्व हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1563 ईसा पूर्व। और अगर गौतम बुद्ध के जन्म के बारे में पूछे कि इनका जन्म जो कहाँ हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ लुम्बिनी। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है। इस क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि झीलों की नगरी जो है वो किस शहर को कहते हैं। तो ऑप्शन ए रामपुर को, ऑप्शन बी उदयपुर को, ऑप्शन सी जयपुर को या ऑप्शन डी रायपुर को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, उदयपुर। सो गाइस उदयपुर को जो है वो झीलों की नगरी कहा जाता है। ठीक है, उदयपुर शहर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि भारतीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन ए चेन्नई में, ऑप्शन बी नासिक में, ऑप्शन सी नागपुर में या ऑप्शन डी कोलकाता में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, चेन्नई में। ठीक है, भारतीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान जो है वो हमारा चेन्नई में स्थित है। और गाइस मैं बहुत फास्ट तरीके से करा रही हूँ क्योंकि ये हम 50 क्वेश्चन है, जिसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि उत्तराखंड का सरोवर शिखर जो है इनमें कौन सा है। तो ऑप्शन ए चौखम्बा, ऑप्शन बी धौलागिरी, ऑप्शन सी त्रिशूल या ऑप्शन डी नंदा देवी। सो गाइस इसमें एक पॉइंट ये याद रखिएगा कि नंदा देवी आपको जो है सरोवर शिखर के बारे में पूछे या राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछे, वो हमेशा उत्तराखंड से ही रिलेट करेगा। तो ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उत्तराखंड का जो सरोवर शिखर है वो नंदा देवी सरोवर शिखर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है। इस क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि एक्सेल में प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए जो शॉर्टकट की है वो कौन सा की है। तो यानी कि एक्सेल में अगर जो आप प्रिंट करते हैं उसका प्रीव्यू देखने के लिए कि वो किस तरीके से बना है उसका प्रीव्यू आप चेक करेंगे, तो आप उसका कौन सा शॉर्टकट की जो है वो प्रेस करेंगे। तो ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस F5, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस F2, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस F3 या ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस F10। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एक्सेल में प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए जो है वो उसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस F2। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि देश का प्रथम भूमिगत गैस जो है बिजली घर जो है वो हमारा राजस्थान में, लेकिन आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि राजस्थान के किस जिले में है। तो ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी भरतपुर, ऑप्शन सी नागौर या ऑप्शन डी हनुमानगढ़। सो गाइस याद रखिएगा, गैस का प्रथम भूमिगत बिजली घर अगर आपसे किस राज्य में है तो यहाँ पे आपका हो जाएगा राजस्थान। और अगर राजस्थान के किस जिले में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, नागौर में। ठीक है, नागौर में जो है वो देश का प्रथम भूमिगत गैस बिजली घर जो है वो नागौर जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि किस विटामिन की कमी के कारण जो है वो मसूरों में खून आता है। तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति को आप देखते होंगे जिसके मसूरों से खून आता है, तो किस विटामिन के कारण। तो ऑप्शन ए विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन ए या ऑप्शन डी विटामिन सी। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। विटामिन सी की कमी के कारण जो है वो मसूरों में खून आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि किस विटामिन को जो है वो सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, तो महिलाएं जो है उन्हें ये आंसर पता होगा, जितनी भी गर्ल्स हैं उन्हें पता होगा कि किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन कहते हैं। तो ऑप्शन ए विटामिन ई, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी या ऑप्शन डी विटामिन ए। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। विटामिन ई को जो है वो सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं। जैसे कि गाइस विटामिन ई में हमें मक्खन, तरबूज, ये सब जो है वो विटामिन ई उसमें पाया जाता है गाइस। तो वो सब जो है खाने के लिए हमारी स्किन पे बहुत ज्यादा ग्लो आता है, तो विटामिन ई जो है इसीलिए इसे सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। तो ऑप्शन ए क्रोमियम, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी यूरेनियम या ऑप्शन डी एल्युमिनियम। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, क्रोमियम। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु जो आवश्यक है वो क्रोमियम आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो एपी कल्चर है वो किससे संबंधित है। तो ऑप्शन ए रेशम कीट से, ऑप्शन बी मधुमक्खी पालन से, ऑप्शन सी खाद्यान्न से या ऑप्शन डी मत्स्य पालन से। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में जो है एपी कल्चर जो संबंधित है वो मधुमक्खी पालन से संबंधित है, ये याद रखिएगा। और यहाँ से भी आपको जो है वो प्रश्न बहुत सारे ऐसे देखने को मिलते हैं कि एपी कल्चर किससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि विश्व में किस खाड़ी की तट रेखा जो है वो सर्वाधिक लंबी है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस खाड़ी की तट रेखा जो है वो सर्वाधिक लंबी है। तो ऑप्शन ए मैक्सिको की खाड़ी, ऑप्शन बी हडसन की खाड़ी, ऑप्शन सी फारस की खाड़ी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हडसन की खाड़ी जो है वो तट रेखा की सबसे सर्वाधिक लंबी खाड़ी है, वो हमारी हडसन की खाड़ी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है। इस क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि हैदराबाद जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन ए मूसी नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी साबरमती नदी या ऑप्शन डी लोनी नदी। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। हैदराबाद जो है वो मूसी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि परिसीमन आयोग का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? तो ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी गृह मंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति या ऑप्शन डी मुख्य निर्वाचन आयोग। तो परिसीमन आयोग का जो प्रमुख होता है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मुख्य निर्वाचन आयोग जो है वो परिसीमन आयोग का प्रमुख होता है, और जो परिसीमन आयोग का है वो 4 बार गठन हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे लिख दिया 4 बार गठन हुआ है इसका। और ये याद रखिएगा कि 4 बार जो गठन हुआ वो कब कब हुआ था? सबसे पहले हुआ था 1952 में जो है इसका पहला गठन हुआ था परिसीमन आयोग का। उसके बाद आपका बता दें 1962 में इसका गठन हुआ था। दूसरी बार इसका जो गठन हुआ वो 1962 में हुआ। तीसरी बार जो इसका गठन हुआ वो 1972 में हुआ। और चौथी बार जो इसका गठन हुआ वो 2002 में हुआ। तो ये पॉइंट जो है आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है कि परिसीमन आयोग का दूसरी बार गठन कब किया गया या तीसरी बार कब किया गया, या अब तक कितनी बार गठन हो चुका है। तो ये भी याद रखिएगा कि टोटल 4 बार गठन हुआ है, और पहला 1952 में, दूसरा 1962 में, और तीसरा 1973 में, और तीसरा 2002 में। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 33। और क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि G20 का गठन जो है वो कब हुआ था? तो ऑप्शन ए 26 सितंबर 1995, ऑप्शन बी 26 सितंबर 1998 या ऑप्शन सी 26 सितंबर 1999 या ऑप्शन डी 26 सितंबर 1990। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। G20 का जो गठन हुआ है वो 26 सितंबर 1999 को जो है वो G20 का गठन हुआ। और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस। मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लिख देती हूँ गाइस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि भारतीय सेना की कितनी प्रमुख सेवाएं हैं? तो ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 4। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। भारतीय सेना की जो प्रमुख सेवाएं हैं वो 3 सेवाएं हैं। पहला हो जाएगा भारतीय सेना, ठीक है। दूसरा है आपका भारतीय नौसेना, और तीसरा है आपका भारतीय वायुसेना, ठीक है। तो पहला है आपका सेना, में लिख देती हूँ। दूसरा है आपका वायुसेना, और तीसरा है आपका नौसेना। तो आप नोट कर लीजिएगा गाइस, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि किसे सितार तथा तबले का जो है वो जनक माना जाता है? तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सितार और तबले का जनक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन ए अकबर को, ऑप्शन बी अमीर खुसरो को, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी को या ऑप्शन डी शेरशाह सूरी को। तो गाइस याद रखिएगा सितार और तबले का जो जनक माना जाता है वो अमीर खुसरो को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य जो है वो अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो अबरक उत्पादक सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश या ऑप्शन डी राजस्थान। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सबसे बड़ा उत्पादक राज्य अगर पूछे तो वो आंध्र प्रदेश है। और पूछे कि आंध्र प्रदेश का कौन सा जिला, ये भी याद रखिएगा, तो नेल्लौर जिला, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा नेल्लौर जिला। और जो भारत है ये वर्तमान में अबरक पैदा करने वाले देश के 8वें नंबर पे जो है ये हमारा भारत है, ये भी ध्यान रखिएगा। 8वें स्थान पे है ये हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि भारत में जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है वो किस वर्ष लागू हुआ था? तो ऑप्शन ए 1982 में,
ऑप्शन बी 1972 में, या ऑप्शन सी 1950 में, या ऑप्शन डी 1976 में। सो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है वो 1972 में लागू हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 38 हमसे कह रहा है कि सोनल मानसिंह जो है वो भरतनाट्यम के अलावा कौन सा नृत्य करते थे। तो ऑप्शन ए ओडिसी, ऑप्शन बी कथक, ऑप्शन सी मणिपुरी, या ऑप्शन डी कालीबेलिया। सो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओडिसी ने जो है वो करती थी, और ये भी याद रखिएगा इनको जो है पद्म विभूषण भी मिला हुआ है सोनम मानसिंह को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि दिगंबर और श्वेतांबर पद का जो संबंध है वो किस धर्म से है। तो ऑप्शन ए जैन धर्म से, ऑप्शन बी पारसी धर्म से, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म से, या ऑप्शन डी यहूदी धर्म से। तो सबसे पहले समझते हैं दिगंबर और श्वेतांबर पद। तो दिगंबर का मतलब होता था जो आसमानी वस्त्र पहनने वाला संप्रदाय था वो दिगंबर था, और जो श्वेत कपड़ा पहनने वाला था वो संप्रदाय था वो श्वेतांबर था। ठीक है, तो ये जो पद था वो जैन धर्म में होता था, जो कि दो संप्रदाय में विभाजित था, पहला दिगंबर में और दूसरा श्वेतांबर में। ठीक है, तो दिगंबर था वो आसमानी वस्त्र पहनते थे, और जो श्वेतांबर थे वो जो था सफेद वस्त्र पहनते थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, जैन धर्म से। ठीक है, जैन धर्म से थे संबंध इनका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि छौ नृत्य जो है वो निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं किया जाता है। तो छौ नृत्य जो है वो किया जाता है, बट इसमें पूछ रहा है कि किस में नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन बी झारखंड में, ऑप्शन सी उड़ीसा में, या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश में जो है वो छौ नृत्य नहीं किया जाता है। यहाँ जो नृत्य किया जाता है वो रासलीला, रामलीला, ये सब जो नृत्य है वो उत्तर प्रदेश में किया जाता है, बाकी छौ नृत्य नहीं किया जाता है उत्तर प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है। इस क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि हरित क्रांति की शुरुआत के समय जो है वो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्लवी, या ऑप्शन सी एस एम स्वामीनाथन, या ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। तो उस टाइम जो प्रधानमंत्री थे वो थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री। हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो 1965 में हुई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। जो कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के बीच हुई थी, जो कि तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1961 से लेकर 1966, और हरित क्रांति इसी बीच शुरू हुई थी 1965 में, और उस समय के जो प्रधानमंत्री थे वो लाल बहादुर शास्त्री थे। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के कार्यकाल की स्थापना जो है वो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है। तो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस। तो बताइए ऑप्शन ए अनुच्छेद 148, ऑप्शन बी अनुच्छेद 143, ऑप्शन सी अनुच्छेद 48, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 75। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के कार्यकाल की स्थापना जो है वो अनुच्छेद 148 के द्वारा जो है की गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि दक्षिण में जो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था वो कौन था दक्षिण में। ठीक है, दक्षिण में पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए गोपाल, ऑप्शन बी विजयालय, ऑप्शन सी दंती दुर्ग, या ऑप्शन डी नागभट्ट। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दंती दुर्ग। ठीक है, दक्षिण में जो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था वो दंती दुर्ग था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि कृष्णा नदी पर जो निर्मित अलमाटी बांध है वो किस राज्य में अवस्थित है। ठीक है, तो कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध है वो किस राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, या ऑप्शन डी बिहार। तो कृष्णा नदी पर निर्मित जो है अलमाटी बांध वो हमारा कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि संगीत नाट्य अकादमी के अनुसार जो है भारत शास्त्रीय नृत्य शैली की संख्या जो है वो कितनी है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि संगीत नाटक अकादमी के अनुसार, ठीक है, जो शास्त्रीय नृत्य शैली की संख्या वो कितनी है। तो ऑप्शन ए 5,
ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 6 या ऑप्शन डी 9। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य शैली की संख्या है वो 8 है, ठीक है। जो कि है आठों का नाम याद रखिएगा। पहला है भरतनाट्यम, दूसरा है हमारा कुचिपुड़ी, तीसरा कथक, चौथा ओडिसी, पांचवा सत्रिया, छठा कथकली और जो है मणिपुरी और मोहिनीअट्टम, ठीक है। सातवां मणिपुरी और आठवां हमारा मोहिनीअट्टम है, तो ये याद रखिए। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। पहला भरतनाट्यम, दूसरा कुचिपुड़ी, तीसरा कथक, चौथा ओडिसी, पांचवा सत्रिया, छठा कथकली, सातवां मणिपुरी और आठवां मोहिनीअट्टम। और शास्त्रीय जो है वो असम का है, जो कि सबसे नया जो शास्त्रीय नृत्य है वो हमारा सत्रिया है, जिसको 2000 ईस्वी में इसे जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 46 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि किस भारतीय पड़ोसी देश में एक भी बंदरगाह नहीं है। ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी अफगानिस्तान या ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अफगानिस्तान में जो है वो एक भी बंदरगाह नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 47 है। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत किसी भी व्यक्ति को वोट डालने के अधिकार की स्वतंत्रता है। तो कोई भी व्यक्ति जो वोट डालने का अधिकार है उसकी स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत है। तो ऑप्शन है अनुच्छेद 324, ऑप्शन बी अनुच्छेद 326, ऑप्शन सी अनुच्छेद 328 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 343। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 326 के तहत जो है वो वोट डालने के अधिकार की स्वतंत्रता है। तो ये सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए, इनफैक्ट सभी भारत के नागरिक को पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 48 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि इनमें से कौन सी पहाड़ी जो है वो कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु राज्यों का जो मिलन स्थल है। तो ऑप्शन ए नीलगिरी पहाड़िया, ऑप्शन बी नंदी पहाड़िया, ऑप्शन सी अनाईमलाई पहाड़िया या ऑप्शन डी पालनी पहाड़िया। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, नीलगिरी पहाड़ियां, ठीक है। और एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा कि जो नीलगिरी पहाड़ी है उससे पूर्वी घाट यानी कि महेंद्रगिरी पर्वत और पश्चिमी घाट का यानी कि सह्याद्री पर्वत जो है वो दोनों आकर नीलगिरी पर्वत श्रेणी में मिलते हैं, ये भी याद रखिएगा। और नीलगिरी पर्वत श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो डोडा बेट्टा चोटी है, और डोडा बेट्टा जो है वो दक्षिण भारत की सबसे दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा कि नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा है और डोडा बेट्टा जो है वो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 49 है। इस क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है निम्नलिखित में लाल रक्त कोशिकाओं का जो जीवन काल है वो कितना होता है, ठीक है। यानी कि आरबीसी का जो जीवन काल है वो कितना है। तो ऑप्शन ए 180 दिन, ऑप्शन बी 120 दिन, ऑप्शन सी 150 दिन या ऑप्शन डी 190 दिन। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 120 दिन जो है वो लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल होता है। और अगर आपसे पूछे कि लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि आरबीसी की जो कब्र है वो किसे कहा जाता है, तो वो पलीहा को कहा जाता है और वहीं जाकर जो है आरबीसी नष्ट हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 50 और यह है आज का हमारा आखिरी प्रश्न। होपफुली गाइस आप लोगों को ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अगर आपको ऐसे ही चाहिए तो मुझे कमेंट करना ना भूलें। एंड प्लीज आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और प्लीज गाइस प्लीज 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 मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आखिरी क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से भूमध्य सागरीय जलवायु की जो प्रमुख विशेषता है वो कौन सी प्रमुख विशेषता है भूमध्य सागरीय जलवायु की। तो ऑप्शन ए अधिक वर्षा तपांतर, ऑप्शन बी शुष्क शीत ऋतु, ऑप्शन सी आर्द्र ग्रीष्म ऋतु या ऑप्शन डी आर्द्र शीत ऋतु। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्द्र शीत ऋतु है जो कि भूमध्य सागरीय जलवायु की जो है वो प्रमुख विशेषता है, आर्द्र शीत ऋतु। तो होपफुली गाइस आज का सेशन कंप्लीट होता है और आप लोग कमेंट करना ना भूलें कि आप लोगों से कितना आंसर जो है वो करेक्ट हुआ है। और प्लीज अगर आपको ऐसे ही चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और प्लीज 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 मैं दोबारा बोले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, धन्यवाद।